देश में कोरोना का महाब्लास्ट। एक दिन में रिकॉर्ड 3,79,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। 24 घंटों में रिकॉर्ड 3,646 लोगों की भी हुई मौत। दिल्ली और महाराष्ट्र में कोरोना से मौत का बना नया रिकॉर्ड। महाराष्ट्र में एक दिन में 1,035 लोग तो दिल्ली में 368 लोगों ने तोड़ा दम। हालात नहीं हो रहे काबू। कोरोना महामारी के बीच पश्चिम बंगाल में 8वें चरण का मतदान 7 बजे से शुरू होगी वोटिंग। 2 मई को आएंगे परिणाम। और यूपी पंचायत चुनाव में कोरोना से हो रही मौत से सहमे कर्मचारी। मतगणना रोकने की लगाई गुहार। नमस्कार, स्वागत है आपका नमस्कार भारत में। और इस खबर के साथ शुरुआत करते हैं कि देश में कोरोना महामारी का महाब्लास्ट हुआ है। जी हां, एक बड़ी खबर के साथ हम आपको रूबरू करवा रहे हैं कि एक दिन में रिकॉर्ड 4.25 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। महज 24 घंटों में सामने आए हैं 3,79,164 नए कोरोना केस। तो समझा जा सकता है कि देश भर में कोरोना से किस तरह से हालात खराब हो चुके हैं। देश में 1,83 लाख से ज्यादा लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो रिकॉर्ड 3,646 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में अब तक 2,04,812 लोग कोरोना से हालांकि मर चुके हैं, लेकिन 24 घंटों में 2,70,202 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि कोरोना महामारी की वजह से देश में महाब्लास्ट हुआ है। एक दिन में रिकॉर्ड 4.25 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में सामने आए हैं 3,79,164 नए केस। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव तिवारी जी, बताइए कि जिस तरह से देश में कोरोना ब्लास्ट हुआ है और रोजाना हजारों लोगों की मौत हो रही है, सरकार अपने दावे कर रही है कि हम तमाम तरह की सहूलियत लोगों को मुहैया करवा रहे हैं, चाहे अस्पतालों में बेड की बात हो, चाहे ऑक्सीजन की सप्लाई की बात हो, लेकिन बावजूद उसके मौत का आंकड़ा जो है उसमें कमी आने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे या फिर देश की सरकार, देश के नेता इस बात को कह पाने में लोगों से राजी हो जाएंगे कि हाँ वाकई हमने इस बीमारी पर काबू पा लिया? देखिए, बिल्कुल चाहे जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं देश के हालात है वो बिल्कुल बिगड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार 3 लाख से ज्यादा के पूरे देश के अंदर आंकड़े हैं। वही बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर भी लगभग 25,000 से ज्यादा के आंकड़े हैं। मगर स्थिति कहीं ना कहीं फिर भी चौंकाने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से मरने वालों की संख्या वो भी निरंतर बढ़ती नजर आ रही है। मगर कहीं ना कहीं सरकारों के जो दावे हैं वो धरातल पर चेक करें तो कहीं ना कहीं उनके दावे हैं वो सिर्फ विफल साबित हो रहे हैं, क्योंकि जितनी सुविधाएं अस्पतालों के अंदर होनी चाहिए थी वो सुविधाएं नहीं, और मरीज जो है वो बिल्कुल परेशान होते नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि उनके परिजन जो है वो ऑक्सीजन के लिए कहें या फिर दवाइयों के लिए कहें या फिर वैक्सीन के लिए जद्दोजहद करते नजर आते हैं, और कहीं ना कहीं जो उनका गुस्सा है वो सरकारों की तरफ तो बिल्कुल निकलता हुआ नजर आता है। मगर जिस तरीके से लगातार अभी भी आंकड़े बढ़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सरकारों की लापरवाही जरूर रही है, क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने जिस तरीके से ढील दी थी और उसका कहीं ना कहीं जनता ने भी फायदा उठाया। आपको रोकना चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण और अहम जानकारी को हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी राजीव जो बता रहे थे कि कोरोना से किस कदर हालात बेकाबू हो चुके हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। यूपी पंचायत चुनाव पर कोरोना का ग्रहण लग चुका है। जी हां, ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि यूपी पंचायत चुनाव पर कोरोना का ग्रहण लग चुका है। कोरोना से हो रही मौत से जो कर्मचारी हैं वहां पर तैनात वो सहम गए हैं। कर्मचारियों ने मतगणना रोकने की गुहार सरकार से लगाई है। जी हां, ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ सरकार से मतगणना में लगे कर्मचारियों ने गुहार लगाई है कि जितना जल्द हो सके चुनाव पर रोक लगाई जाए। आपको बता दें कि 2 मई को होनी है पंचायत चुनाव के लिए वोटों की गिनती, और ड्यूटी में तैनात कई लोगों की, सैकड़ों लोगों की अब तक मौत हो चुकी है।
तो समझा जा सकता है कि जिस तरह से यूपी में पंचायत चुनाव चले, पूरे कोरोना काल के दौरान तरह तरह के सवाल या निशान सरकार पर लगते रहे कि आखिरकार ऐसी क्या जल्दी है कि एक तरफ कर्मचारियों की जान जा रही है, किसी को अपना भाई खोना पड़ रहा है, किसी को अपनी बहन खोनी पड़ रही है, किसी को अपना पति खोना पड़ रहा है, किसी को अपनी पत्नी खोनी पड़ रही है इस चुनाव की वजह से। क्या ये चुनाव टाला नहीं जा सकता था, जिसका खामियाजा शायद हमें अब भुगतना ना पड़ता? जिस तरह से सैकड़ों कर्मचारियों की यूपी पंचायत चुनाव के दौरान मौत हो चुकी है, वो अपना आप में दिल दहला देने वाली खबर है। और इस वक्त हमारे साथ ज्यादा अपडेट के लिए रिंकू शर्मा मौजूद हैं, हमारे सहयोगी। रिंकू, बताइए कि मथुरा में आप मौजूद हैं और किस तरह से आज चुनाव की शुरुआत यहां पर हुई है। लोगों में क्या कोई उत्साह है, कोई उत्सुकता है चुनाव को लेकर? क्योंकि जिस तरह से 100 से ज्यादा कर्मचारियों की अब तक मौत हो चुकी है, उसके बाद में ऐसा लगने लगा है कि वाकई चुनाव ज्यादा जरूरी है कहीं महामारी से भी। जी, मैं आपको बता दूं, मंत्रालय में स्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे चरण का मतदान आज शुरू हो गया है, जिसको लेकर वोटरों में भारी उत्साह के साथ अपने अपनी वोटिंग के लिए यहाँ लाइन लगी हुई है। वहीं मथुरा जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर के द्वारा जो संवेदनशील जो इलाके हैं, वहाँ भारी मात्रा में पुलिस तैनात किया गया है। वहीं मथुरा जिले में 860 मतदाता केंद्र एवं 2155 बूथों पर 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। वहीं 13,08,000 मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी, तो मैं ये भी जानना चाहूंगा रिंकू जी आपसे कि क्या जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है, बार बार मास्क लगाने की हिदायत दी जा रही है सरकार की तरफ से, क्या कोरोना गाइडलाइंस को पालन यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है आपको? जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह चुनाव आयोग के द्वारा जो निर्देश दिए गए कोविड-19 को लेकर मथुरा के प्रशासन के द्वारा सभी अभ्यर्थियों को भी निर्देश दिया गया है कि वो पोलिंग बूथों पर केवल मास्क लगाएं और जो भी वोटर हैं उनको भी मास्क लगाकर वोट डालने की इजाजत दी जाए। जी रिंकू जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से सैकड़ों कर्मचारियों की इस चुनाव के दौरान मौत हो चुकी है, क्या सरकार की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से किसी मुआवजे की बात कही गई है क्या? जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह पूरे जनपद में और पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह कोविड-19 के जो अधिकारी और लोग जो संक्रमित लोग मिल रहे हैं, उसको लेकर प्रशासन पूरी मुस्तैद है। सभी की वहाँ जांच करने के बाद ही उनको वहाँ भेजा गया है। जी रिंकू जी, इस जानकारी को हमारे साथ एएनबी के दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। पश्चिम बंगाल में आज 8वें चरण का चुनाव चल रहा है और आखिरी चरण में 4 जिलों की 35 सीटों पर मतदान जारी है। आपको बता दें कि 84 लाख से ज्यादा मतदाता आज अपने मत का प्रयोग करेंगे। कुल 35 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जो है शुरू हो चुकी है और 2 मई को पश्चिम बंगाल के बड़े चुनाव जो हुए हैं उनके नतीजे देश के सामने होंगे। और पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर भी तमाम तरह की बातें सामने आती रही हैं और लगातार ये बात कही जाती रही है कि जिस तरह से कोरोना ने अपना एक तांडव दिखाया है, कोरोना ने जिस तरह से हाहाकार मचाया है, देश में कोहराम मचा हुआ है, उसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल में नेताओं की रैलियां चलती रही। चाहे तृणमूल कांग्रेस की बात हो, भारतीय जनता पार्टी की बात हो, लेफ्ट पार्टीज की बात हो, कांग्रेस पार्टी की बात हो, तमाम पार्टीज ने हजारों लाखों की भीड़ जुटने के दावे लगातार करते रहे, मीडिया के सामने सुर्खियां बनती रही, लेकिन कोरोना फैलता रहा, इसकी परवाह किसी को नहीं रही। तो बहरहाल हम आपको बता रहे कि पश्चिम बंगाल में आज 8वें चरण का चुनाव है। आखिरी चरण में 4 जिलों की 35 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। 84 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने वोट का इस्तेमाल आज करेंगे। कुल 35 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है और इन विधानसभा सीटों पर 2 मई को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। और अब अगली खबर पर नजर। कोरोना वैक्सीन के लिए 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। इसके लिए बुधवार को कोविन और आरोग्य सेतु ऐप पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। सुबह से ही इस कदर रजिस्ट्रेशन की मारामारी शुरू हुई कि कई बार ऐप क्रैश होने की शिकायतें भी सुनने को मिली। वहीं बड़ी बात यह है कि पहले दिन वैक्सीनेशन के लिए 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए। MyGov इंडिया द्वारा ट्वीट कर जानकारी दी गई है कि महामारी को खत्म करने की दिशा में वैक्सीनेशन महत्वपूर्ण कदम है। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पंजीकरण करवाया है। बता दें कि कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए 1 मई से 18 साल और इससे ऊपर के लोग योग्य हैं। बुधवार से इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की गई है।
इस बीच कोविन और आरोग्य सेतु ऐप के लगातार क्रैश होने की शिकायत लोग सोशल मीडिया पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि कोविन और आरोग्य सेतु ऐप के अलावा कोविन पोर्टल से भी वैक्सीनेशन के लिए पंजीकरण किया जा सकता है, लेकिन कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के दौरान समस्याओं की शिकायत मिलती रही। सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर कोविन रजिस्ट्रेशन के साथ कोविन डाउन हैशटैग भी दिन भर चलते रहे। कोविन की वेबसाइट एक्सेस हुई, फिर भी कई लोगों को वैक्सीन रजिस्ट्रेशन में दिक्कतें आती रही। कुछ यूजर्स को यह भी संदेश मिला कि अभी सिर्फ 45 साल या इससे ऊपर के लोग ही पंजीकरण करा सकते हैं। कोरोना संक्रमण काल में जब अपने भी दूरी बना लेते हैं, ऐसे में इन मजबूर परिवारों की मदद के लिए शहर के एक समाज सेवी ने हाथ बढ़ाया है। वो इन जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क भोजन खिला रहे हैं और ये समाज सेवा का काम 1 साल से वो कर रहे हैं। अमृतसर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच लंगर पिछले 1 साल से लगातार चला रहे हैं ताकि इस महामारी के दौरान भूखे प्यासे लोगों को भोजन और पानी मिल सके। रोज दोपहर 1 बजे आकर शाम तक ये लंगर चलता है, जिसमें अमृतसर के हर गरीब लोग और रिक्शा चालक के साथ तमाम राहगीर आकर लंगर खाते हैं। ਇਹ ਧੰਨ श्री गुरु रामदास सेवा सोसाइटी हुशियारपुर तो ये साल से 1.5 साल से ऊपर हो गया है। ये लंगर इधर लगा रहे हैं। गरीब बंदों को, जो भी रिक्शे वाले हैं, लोड़मंद है, उनको लंगर खिलाया जाता है। रोज़ 1 बजे आ जाते हैं, शाम तक जितने बजे तक ये लंगर चलता है और खाते हैं। हज़ारों लोग लंगर जो है ना खा कर जाते हैं। ये लंगर क्यों बांट रहे? लॉकडाउन के कारण? ये लॉकडाउन के कारण बांट लिया। जब गरीबों को नहीं कुछ मिलता तो ये इसीलिए लंगर लेकर आते हैं। हुशियारपुर से बहुत बड़ा उजाला इन्होंने किया जी। ये नहीं है कि आज का ये किसी से पैसे तो नहीं चाहिए। हाँ जी, जिस काम फ्री हो प्रोसेस। हम बिल्कुल जी किसी से कोई पैसा नहीं लेते, ना किसी से मांगते हैं। ये फ्री सेवा करते हैं। कोई भी नहीं, रोज़ 1 बजे आ जाते हैं और 4-5 बजे तक, जितने बजे तक लंगर चलता है, ये खिलाते हैं। हर गरीब बंदे को खिलाते हैं जी। संदीप सिंह की काम करते हो? रक्षा चलाਉਂਦੇ। जी जी, ये लंगर वाले क्यों लंगर वाले ਇਹ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ। तो फ्री दे रहे जी? ਹਾਂ ਜੀ, ਫ੍ਰੀ ਲੰਗਰ कितों दे आ रहे ये लंगर वाले? ਇਹ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। किन्ना ਨੂੰ लंगर ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਕਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਸਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਛਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਜੋ ਗਰੀਬ ਸਾਰੇ ਛਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿਦੋਂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਵਾਹਵਾ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਵਾ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਤੰਗੀ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੋ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਜੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ। ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਬਣਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਫ੍ਰੀ ਲੰਗਰ ਵਰਤਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡਦੇ ਆ। हाँ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ पैसा कमा के खड़ांगे तो फिर ही आप घर जावांगे। जो कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप से पूरा देश प्रभावित है, जिसकी वजह से लगातार देश में ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। तो वहीं रीवा में कोविड-19 मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्धता के साथ रीवा जिले में ऑक्सीजन युक्त बेडों की संख्या को बढ़ाकर 12 कोविड सेंटर तैयार किए गए हैं। सेंटरों में ऑक्सीजन युक्त बेड तैयार करने का फैसला आपदा समिति की बैठक में लिया गया था, ताकि कोविड सेंटरों में कोविड से पीड़ित को जल्द से जल्द निकट ही इलाज मिल सके। इसके साथ ही क्षेत्र के सभी विधायकों के प्रयास से अगले कुछ समय मशीन की उपलब्धता के अनुसार शेष बची 130 मशीन आएंगी और 260 ऑक्सीजन युक्त बेड की क्षमता बढ़ाने की कोशिश जारी है। रीवा जिले में आज हमें 40 नई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन की प्राप्ति हुई है, जिसकी क्षमता 80 बेड की है। कुल मिला के अभी तक हमें 70 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन की प्राप्ति हुई है और आने वाले समय में और 130 ऑक्सीजन मशीन कॉन्सेंट्रेटर की प्राप्ति हमें होने वाली है। ये सभी 70 मशीनें जो 140 बेड को कैटर कर सकते हैं, इसमें से 45 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीनें रीवा मेडिकल कॉलेज में लगाई जा रही है, 5 मशीनें रीवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और अन्य जो मशीनें हैं
वो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिले में जितने भी है उनमें लगाया जा रहा है। जो हमारे मशीनें खरीदी गई उनमें से देवतालाब विधायक माननीय गिरीश गौतम जी द्वारा 40 मशीनें दी गई, सेमरिया के माननीय विधायक जी द्वारा 30 मशीनें दी गई, रीवा माननीय विधायक जी द्वारा 30 मशीनें दी गई एवं अन्य विधानसभा के सभी माननीय विधायक गणों द्वारा प्रति 20-20 मशीनें हमें प्राप्ति मिली है। इसकी डिलीवरी अगले कुछ दिनों में रीवा में हो जाएगी। कासगंज से कानपुर रेल रोड पर बुधवार की सुबह बिल्हौर में मालगाड़ी डिरेल हो गई। इससे कुछ देर के लिए ट्रेनों का आवागमन रोक दिया गया और तकनीकी टीम मौके पर पहुंच गई। मालगाड़ी के 2 खाली वैगन पटरी पर पलट गए और पहिए अलग हो गए। फिलहाल रेल यातायात बाधित हो गया है। बुधवार की दोपहर 45 डिब्बे वाली मालगाड़ी कानपुर से फर्रुखाबाद की ओर जा रही थी। बिल्हौर रेलवे स्टेशन के पूर्वी छोर पर ककवन रोड क्रॉसिंग के पास गार्ड केबिन और उससे आगे लगे 2 खाली वैगन तेज आवाज के साथ पटरी से उतर गए। मालगाड़ी का एक वैगन पलट गया और पहियों समेत कल पुर्जे टूटकर ट्रैक पर बिखर गए। हादसे के दौरान तेज आवाज होने से ककवन रोड पर बंद क्रॉसिंग के दोनों ओर खड़े लोगों में भगदड़ मच गई। गार्ड की सूचना पर चालक ने मालगाड़ी रोक दी। इससे पहले मालगाड़ी का आखिरी वैगन बिना पहिए घिसटता हुआ रेलवे स्टेशन तक पहुंच गया। हादसे की जानकारी होते हुए रेलवे स्टाफ ने ट्रेनों का आवागमन रोक दिया। और फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नमस्कार। भारत में देश की राजधानी में इन दिनों कोरोना की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। जहां एक तरफ मरीजों को वक्त पर इलाज नहीं मिल पा रहा है तो वहीं मरने के बाद अब शमशान घाटों में लकड़ियों की कमी होने लगी है। दरअसल लगातार हर दिन कोविड मरीजों की मौत के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से नगरपालिका के शमशान घाटों में लकड़ी की कमी होने लगी है। इस वजह से अब नगर निगम ने राज्य के वन विभाग से मदद मांगी है। जानकारी के मुताबिक नगर पालिका की एजेंसियों ने लकड़ी की व्यवस्था करने के लिए राज्य के वन विभाग से संपर्क किया है। इस समस्या को दूर करने के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि सूखे गोबर को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाए। वहीं दूसरी लहर के आने से पहले शहर के सबसे बड़े निगमबोध घाट शमशान घाट में हर दिन 6,000 से 8,000 किलोग्राम लकड़ी की जरूरत होती थी, लेकिन अब 80,000 से 90,000 किलोग्राम लकड़ी की जरूरत रोजाना होती है। तो ये दिल दहलाने देने वाली खबर आपको हम बता रहे हैं कि देश की राजधानी में इन दिनों कोरोना की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। शमशान घाट भर चुके हैं, कब्रिस्तान भर चुके हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है, ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है लगातार। शिमला के कोटखाई के महास स्कूल की 10वीं की छात्रा 4 जुलाई 2017 को स्कूल से आने के बाद अचानक लापता हो गई थी। 2 दिन बाद 6 जुलाई को उसका शव दांडी के जंगल में विषम अवस्था में मिला। फोरेंसिक रिपोर्ट में छात्रा के साथ रेप के बाद हत्या की बात सामने आई है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के बहुचर्चित कोटखाई गैंगरेप और मर्डर केस में आरोपी नीलू चरानी को दोषी करार दिया गया है। शिमला की जिला कोर्ट ने बुधवार दोपहर बाद फैसला सुनाया। हालांकि अभी कोर्ट ने सजा का ऐलान नहीं किया है। 11 मई को सजा पर बहस के बाद सजा का ऐलान किया जाएगा। बता दें कि सीबीआई ने इस मामले में 13 अप्रैल 2018 को एक नीलू नामक चिरानी को गिरफ्तार किया था और उसके बाद जुलाई 2018 में कोर्ट में चालान पेश किया गया था। अब नीलू को दोषी करार दिया गया है। पहला पॉइंट जो है प्रोसिक्यूशन के फेवर में है कि यहाँ उसकी प्रेजेंस वहाँ स्कूल या स्कूल के आसपास जो है जहाँ जो है वो डेड बॉडी मिली है उसके आसपास जो है पाया गया है उसकी प्रेजेंस। दूसरी जो है उसके बाद पोस्टमार्टम लड़की का हुआ था, उसमें भी ये बताते हैं कि पोस्टमार्टम में भी जो है मुलजिम के खिलाफ है। तीसरी जो है एक सॉयल रिपोर्ट आई थी कि सॉयल में ये होता था, हम डिस्प्यूट कर रहे थे कि डेड बॉडी यहाँ से उठाई गई है या यहाँ और जगह से उठा के रखी गई है, तो उन्होंने ये बोला कि नहीं, ये सॉयल रिपोर्ट से भी ये लगता है कि यहीं डेड बॉडी थी और यहीं पे रखी गई थी पहले से ही। तो सॉयल वाली रिपोर्ट भी मुलजिम के खिलाफ है। फिर DNA रिपोर्ट
जो DNA रिपोर्ट इन्होंने दी है कि वो भी मुलजिम के खिलाफ है। एक जो है डेंटल एक्सपर्ट की रिपोर्ट थी, बाइट मार्क्स की रिपोर्ट, जो बाइट मार्क्स ये बोलते थे सीबीआई वाले कि ये बॉडी पे है, तो वो भी ये बोलते हैं कोर्ट की नहीं, ये भी बाइट मार्क भी जो है मुलजिम के साबित हो रहे हैं। तो ये जो मेन पॉइंट्स है, ये जो 5-7 पॉइंट्स है जो मेन थे, ये जो है मुलजिम के खिलाफ जाते हैं, इसी बेस पे इन्होंने इसको से सजा की है। दूसरे 2 पॉइंट जो एक और थी कि क्रिमिनल हिस्ट्री है, कीपिंग इन व्यू द क्रिमिनल हिस्ट्री ऑफ द अक्यूज्ड, ये माना जाना चाहिए कि इसने ये किया। तो क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में उन्होंने बोला कि कोई क्रिमिनल हिस्ट्री का ऐसा कोई नहीं साबित हो रहा कि ये क्रिमिनल हिस्ट्री और इसके बेस पे इसको सजा होनी चाहिए। दूसरा एक साइकोलॉजिकल रिपोर्ट भी थी, उसने साइकोलॉजिकल रिपोर्ट पेश की थी, तो साइकोलॉजिकल रिपोर्ट भी इन्होंने ऐसे नहीं मानी कि कोई साइकोलॉजिकल रिपोर्ट से ऐसे नहीं हो रहा साबित कि ये मुलजिम था। तो ये पॉइंट्स थे इसके। यूपी के झांसी जिले में कानपुर हाईवे पर अज्ञात वाहन ने एक टैक्सी में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवा दिया गया, जहां घायलों का उपचार चल रहा है। पूंछ पे हाईवे पे ट्रक से और आपे से टक्कर हो गई है, तो उसमें लगभग 15-16 लोग घायल हैं। 2 लोगों की मृत्यु हो गई है वहाँ पे, और जो 3 लोग सीरियस थे उन लोगों को हम लोग लेके आ गए हैं। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में बीते दिन पुलिस के खिलाफ ग्रामीण सड़क पर उतर गए और सड़क पर जमकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। जिले के जोगिया थाना क्षेत्र के गांव निवासी ने बताया कि उसकी बेटी को किसी ने 5 दिनों तक बंधक बनाकर रखा। परिजनों ने बताया कि वो ग्रामीणों के साथ अपनी लड़की को 5 दिनों तक बंधक बनाए जाने की तहरीर देने पहुंचे। साथ ही परिजनों का यह भी आरोप है कि हमने थाने में सुबह भी तहरीर दी और शाम को भी शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन मामले की कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी को लेकर आक्रोशित होकर उन लोगों ने थाने का घेराव किया और सड़क जाम कर थानाध्यक्ष जोगिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सड़क जाम की जानकारी मिलते ही मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक और अपर जिलाधिकारी दोनों पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने आक्रोशित लोगों को समझाकर जाम को समाप्त करवाया। सुबह आए 9 बजे, उसके बाद में बोले कि जाइए घर पे, दोपहर में आइए। हम लोग जा रहे हैं दूसरी जगह। फिर दोपहर में सर जी जब हम लोग आए, उसके बाद फिर बोल रहे हैं जाइए 4 बजे आइए थाने पे। सर जी 4 बजे फिर हम अगर जब फिर आए, जैसी कोई बात नहीं थी। कुछ लोग ये आए थे, अभी कल ही निर्वाचन खत्म हुआ है, तो अभी ये लोग आज आए थे। इनका कहना था कि इनकी जो बेटी है वो 4-5 दिन से पहले गायब थी, फिर वो वापस आ गई थी। तो उसके बारे में इन्होंने लिखित में सूचना दिया है। एक व्यक्ति का नाम दिया है जिसने, इनका कहना है कि उसने बंधक बना के रखा था। ये सुबह सूचना दिए थे। अभी एक और घटना बड़ी इस थाने में हुई थी, उसमें सभी लोग लगे थे। इनकी प्रार्थना पत्र की जांच हो रही थी। इसी बीच में यहाँ पर आकर के लोगों ने नारेबाजी किया है और सड़क पे। तो अभी मुकदमा इनका जो यूपी के अमेठी में कोरोना का कहर लगातार जारी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के बड़े बड़े दावों की पोल खुलती हुई नजर आई। दरअसल कोरोना के मरीज के शव को बिना सील पैक परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं परिजनों ने खुद शव को सील किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। पूरा मामला अमेठी जनपद मुख्यालय गौरीगंज स्थित मलिक मोहम्मद जायसी संयुक्त जिला चिकित्सालय असेदापुर के कोविड अस्पताल का है। देखना होगा कि वीडियो वायरल होने के बाद इस ओर कब तक एक्शन लिया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में कोरोना का कहर जारी है। इन सबके बीच दिल्ली को झकझोर देने वाली कई वाकये भी सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक घटना नोएडा में सामने आई है, जहां 27 अप्रैल को नोएडा के सेक्टर 20 में रहने वाले 52 साल के एक शख्स की कोरोना की वजह से मौत हो गई थी और घर में सिर्फ मां और बेटी ही मौजूद थी। अंतिम संस्कार में कंधा देने तक के लिए कोई मौजूद नहीं था, लिहाजा घर में कई घंटों तक लाश पड़ी रही और तो और मां और बेटी के पास अंतिम संस्कार करवाने के लिए पैसे तक नहीं बचे थे। जैसे इस बात की जानकारी नोएडा पुलिस को मिली तो सेक्टर 19 पुलिस चौकी इंचार्ज हरि सिंह पुलिस टीम के साथ मृतक के घर पहुंचे। एम्बुलेंस का बंदोबस्त किया गया और उसके बाद डेड बॉडी को शमशान घाट ले जाया गया और खुद पुलिस ने इस चिता को आग दी और मृतक की बेटी ने मुखाग्नि दी। कोरोना के इस दौर में जब अपने भी साथ छोड़ रहे हैं, तो ऐसे वक्त में चाहे दिल्ली पुलिस के जवान हो या नोएडा पुलिस के, वो न सिर्फ कानून व्यवस्था पर नजर रख रहे हैं बल्कि अर्थीयों को कंधा देने से लेकर अंतिम संस्कार तक में भी सहभागिता निभा रहे हैं।
फिलहाल नमस्कार भारत में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ, क्योंकि एएनबी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।